हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो में थोड़ा टॉपिक अलग से क्लियर करता हूँ आपकी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैं आपको रेगुलरली एक तो वीडियोस अपडेट नहीं कर पाता हूँ। मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं आपको रेगुलरली इस वीडियोस डाल पाऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम कम होता है और काम काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आपको नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं करंटली राइट नाउ 2 फर्म्स मैनेज कर रहा हूँ। वन इज़ वुडक्राफ्ट स्टूडियो एंड वन इज़ द कॉलनिस्ट। सो द थिंग इज़ दैट कि मेरे पास टाइम कम होता है, और दूसरा जो कि चीज़ हम इंस्टीट्यूशन में 8-8 घंटे में सिखाते हैं, वो 10 या 15 मिनट की वीडियोस में कंपाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको नहीं, ये चीज़ बताने के लिए नहीं तैयार हूँ। मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपको मुझे टॉपिक्स देने होंगे, क्योंकि ना तो मैं करंटली आपका, मेरे पास जैसे आपने देखा है कि व्यूज़ भी काफ़ी कम होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी टाइम उन चीज़ के लिए देना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे पता हो कि भाई व्यूअर्स जो हैं उनका टॉपिक्स क्या है, क्या चीज़ उनको फंस रहा है, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, या इवन वो किसी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, या उन्हें सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, और उनके कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो मुझे टॉपिक्स दें मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मेरे लिए बहुत बेटर होगा सिर्फ उन्हीं वीडियोज़ पे उसी पे काम करना। आपके टॉपिक्स कितने भी टेक्निकल हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूछना हो, गेम इंजन्स के बारे में पूछना हो, कोडिंग लैंग्वेज के बारे में पूछना हो, कुछ भी हो आपका, आपको गिटहब से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए, प्लस आपका टॉपिक आर्टिस्टिकल भी हो सकता है, या आप R&D के बेसिस पे भी कुछ पूछ सकते हैं। कुछ R&D लाइक आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, या आपने कुछ प्लान किया है, या इवन किसी बंदे के दिमाग में गेम स्टोरी चल रही है, वो उसको कुछ इंप्लीमेंट करें, मतलब A to Z आपका टॉपिक कुछ भी हो, मैं आपके हर टॉपिक पे हेल्प करूँगा। टाइम की कमी कारण मैं आपको रेगुलरली अपडेट नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए बहुत सॉरी। और ये वीडियो बिल्कुल भी मार्केटिंग के लिए नहीं है कि आप सोचो कि मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ हमारा जो सारा काम भी है, एक मतलब इसी फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो बस इसलिए है कि टाइम कम होता है, तो आप खुद से मुझे टॉपिक दे दें और मैं उनको क्लियर कर दूँगा। तीसरा, मेरा बेटा है, अभी छोटा है, और वो इंडिया का यंगेस्ट ई स्पोर्ट्स गेमर है, प्रोफेशनल गेमर। वो GDC में खुद उसने प्ले किया था हाइपरएक्स पे, और मैं चाहता हूँ वो कम एज में ही, लाइक 8 से 9 साल का जब तक पहुँचे, अभी 5 साल का है, तो वो इंडिया में प्रो प्लेयर्स की टीम में खेल रहा हो, और प्रो लीग्स खेल रहा हो, वर्ल्ड वर्ल्ड लीग्स के अंदर। तो मुझे उसके लिए बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके लिए R&D बहुत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे इन दोनों चीज़ों से बहुत फ़ायदा जो हुआ है, जो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं एज ए गेमर भी बहुत फोकस में रहता हूँ, और एज ए डिज़ाइनर भी। लेकिन गेमिंग पर्सपेक्टिव को, गेमिंग में डेली रहने से, और कई साल का, क्योंकि उसको 2.5 साल का था जब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, तो 2.5 साल से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, तब से मैंने ये नोट किया। गाइज 1 मिनट होल्ड करें। सो गाइज उसकी ट्रेनिंग मैंने जल्दी स्टार्ट कर, 2.5 साल का था, तो इतना टाइम से मैं रेगुलरली गेमिंग पे R&D करते करते सीखा हूँ कि अगर आप गेम प्ले करते हैं, ये तो हमने पता ही था कि गेम प्ले करने से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं, लेकिन गेम पे R&D मोर करने से, और जितने गुड प्लेयर आप होंगे, उतनी ही आपकी डिज़ाइनिंग की स्किल्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। एक गेम प्ले करना होता है, एक प्रो लेवल पे गेम प्ले करना होता है टारगेट लेके। उसमें आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स इसलिए बढ़ती हैं, खाली आर्टिस्टिकल नहीं, उसमें आप एक प्लेयर व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ पाते हैं कि एक प्लेयर को, या जिस समय यूज़र गेम खरीदेगा, खेलेगा, या आपको कल को अपना ही कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, कल को आपको अपने गेम लॉन्च करने हैं, तो आपको उस पर्सपेक्टिव से पता होगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक प्लेयर का खेलते वक्त, और वो एक गेम से क्या डिमांड रखता है। तो मैं इसके लिए आपको प्रमोट करूँगा कि आप शुरू करें चीज़ें करना। आपके जो मुझे टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे, आप चाहे वो टॉपिक 5 मिनट का हो, चाहे 50 मिनट का हो, चाहे सिंगल यूज़र ही मेरे से क्यों ना क्वेश्चन पुटअप करे, मैं उस पर टॉपिक जरूर बनाऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी बना के पोस्ट करूंगा। लाइक जैसे आपने आज कोई कमेंट किया, तो मैं 2-3 दिन के अंदर की उसको अपलोड कर दूंगा, कितना बड़ा भी हो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन टॉपिक्स आप प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ बेटर फॉर मी टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। एंड मैं लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे से यूज़र ने, एक कमेंट बॉक्स में कि यूज़र ने मेरे से पूछा था कि आप मुझे इस PBR थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करें, और PBR थ्योरी में बताएं कि फ़ोटोशॉप में और पेंटर में दोनों में काम करने में PBR थ्योरी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कैसे हम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो मैं उसी पे बात करता हूँ आज, PBR थ्योरी पे। तो फोटोशॉप और पेंटर को तो एक साथ इस वीडियो में कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आज पेंटर में पहले आपको बेस क्लियर करता हूँ PBR थ्योरी का, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइस जो हैं अभी आप काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे या तो आप किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर आप अभी जॉब की स्टार्टिंग है, 2 से 3 4 साल का एक्सपीरियंस आपको है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ 4 या 5 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को PBR थ्योरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है, वो मिड लेवल का होता है, उसको पता है काम क्या कर रहा है। अगर आप किसी 5 साल के आर्टिस्ट को किसी स्टूडियो के अंदर, इवन आई वुड से कि आप किसी भी स्टूडियो के अंदर, ABC किसी भी स्टूडियो के अंदर जो इंडिया के टॉप नॉच स्टूडियोज हैं, आप उनके किसी 5 साल पुराने आर्टिस्ट से पूछोगे ना कि साइंटिफिकली व्हाट इज़ PBR थ्योरी,
कि मैं इसको फोटोशॉप और पेंटर में कैसे जज करूँ, तो शायद वो इसका आंसर बड़ी जल्दी से नहीं दे पाएंगे। आई होप 99% तो नहीं दे पाएंगे, और हो सकता है 100% भी ना दे पाएँ, क्योंकि रीज़न फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और मोस्टली बच्चे ट्वेल्थ के बाद घुस जाते हैं तो वो इतना स्टडी पे होता नहीं, उनकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बेस लेवल पे क्लियर करता हूँ व्हाट इज़ पीवीआर थ्योरी। पीवीआर थ्योरी इज़ फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग, और खासकर उस यूजर के लिए जिसने मुझे लास्ट क्वेश्चन पुट अप किया था। तो पीवीआर थ्योरी है फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, मतलब कि जैसे गॉड ने पार्टिकल्स बनाए हैं या एटम्स बने हैं, जिस तरह फोटॉन्स हमारे सन से निकल के किसी भी लाइट से जो एनर्जी वेवलेंथ निकलती है, जो रियल में एक्ट करती है किसी सरफेस के ऊपर, और जो सब्सटेंस की रिएक्शन होती है वो फिजिकली करेक्ट होती है, यानी जो गॉड पार्टिकल्स ने काम किया है। लेकिन जो फिजिकली बेस्ड है, यानी कि हमने उसको इमिटेट करने की बहुत कोशिश की है और काफ़ी हद तक इमिटेट भी किया है, दैट इज़ फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग। तो फिजिकली बेस्ड में इस समय जो वर्कफ्लोज हैं वो दो वर्कफ्लो काफ़ी फेमस हैं। मैं आपको दिखाते चलता हूँ साथ साथ, जिससे कि आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस टॉपिक का बहुत हद तक सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए व्हाट इज पीवीआर थ्योरी, तो शायद आप इंटरव्यू से अच्छा आंसर इसको दे पाएंगे फ्यूचर में, और बता पाएंगे कि पीवीआर थ्योरी क्या है और ये वर्क कैसे करती है। और इवन आप टेक्सटिंग जब फ्यूचर में करेंगे तो आपको करते वक्त भी बहुत अच्छे से पता होगा कि मुझे पीवीआर थ्योरी में किस चीज़ का कहाँ क्या ध्यान रखना है। इसलिए मैं जस्ट पेंटर में आपको पीवीआर थ्योरी पे काम करके दिखा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ पीवीआर थ्योरी क्या होती है। मैं फाइल न्यू लेता हूँ जस्ट, और यहाँ पे आप देख लें टेम्पलेट्स आता है लिखा हुआ, टेम्पलेट के अंदर लिखा है ये सारा। पीवीआर थ्योरी के अंदर अगर आप देखें, पीवीआर के अंदर मेटल रफनेस है जो खुद इसी की है, पेंटर वालों की। और एक मेटल रफनेस के साथ स्पैक ग्लोस है जो भी इन्हीं की है। ये अल्फ़ा ब्लेंड है, अल्फ़ा टेस्ट है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा कि अल्फ़ा ब्लेंडिंग, अल्फ़ा टेस्टिंग, एनस्ट्रॉफी, एंगल्स, ये सब कैसे काम करते हैं, क्वार्टर ट्रिपलेस, ये सब चीज़ें। अभी मेन दो थ्योरी पे काम करते हैं जिसमें वर्कफ्लो चल रहा है। वन इज स्पेकुलर एंड ग्लोस, वन इज मेटल एंड रफनेस। ठीक है, स्पेगलोस मेटल रफनेस, नॉन पीवीआर नहीं, जस्ट पीवीआर थ्योरी। तो मैं भी मेटल रफनेस को पिक करता हूँ स्टार्टिंग के लिए। मैंने पिक कर लिया और फाइल को सेलेक्ट किया। मेरे पास एक डेमो पड़ा है, मैंने जस्ट एक स्फीयर और एक प्लेन यूज़ किया है जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ, और मैंने वो सब डिस्कार्ड कर दिया, मैंने इसको ले लिया इस एसेट को। तो पीवीआर थ्योरी में क्या बोलते हैं, फिजिकली बेस्ड फिजिक्स क्या बोलती है आपकी, कि जिस समय कोई भी वेवलेंथ, लाइट की जब वेवलेंथ है, क्योंकि वाइट वेवलेंथ होती है कम्प्लीटली लाइक स्पेक्ट्रम में काम करती है। अब सन को ही लेके चलें, सबसे बेस्ट सन को ही रीड करना है। इसीलिए सन को भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडोर लाइटिंग में या एक्सटीरियर लाइटिंग में, जो आपकी इंडोर एक्सटीरियर लाइटिंग है, लाइक अब घर में है या रात की लाइटिंग है, वो मूड के ऊपर डिपेंड करती है कैसा मूड लाइट ने दिया है। सपोज़ आपने घर में CFL यूज़ किया है या एलईडी कोई बल्ब है या सपोज टंगस्टन बल्ब है, तो उनमें से देखना कलर वेरिएशंस निकलती है। लाइक टंगस्टन थोड़ा येलोइश होता है, CFL मोस्टली वाइट होती है, एलईडी और ज़्यादा वाइट होती है, CFL में थोड़ा ब्लूइश टोन होता है। तो ये सब चीज़ें, इसको आप पता कैसे करेंगे, अपने घर में कोई भी मेटल का आइटम हाथ में लें, लाइट को बंद करें, खोलें, पहले एक बल्ब जलाएं, फिर दूसरा जलाएं, फिर तीसरा जलाएं। अगर 3-4 लाइटें हैं एक रूम के अंदर, आप डिफरेंस देखेंगे, उसी बॉक्स का कलर बार बार चेंज होगा। मतलब सिल्वर है, सिल्वर रहेगा। सपोज एक मेटल है, वो आपका सिल्वर मेटल है, रहेगा, लेकिन सिल्वर की टोन में चेंजेस आएंगे, लाइक उसकी लाइटनेस वैल्यू बढ़ेगी, उसमें सैचुरेशन में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। यही रीज़न होता है कि अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दे दी जाए, वो वाइट बन जाता है। ये रियल वर्ल्ड में भी है। आप किसी ऑब्जेक्ट पर उठा के उस पर इतनी लाइट लगा दो, इतनी लाइट लगा दो, 3 4 5 6 7 8 10, इतनी हैवी लाइट यूज़ कर दो, वो ऑब्जेक्ट खुद में वाइट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ वाइट लाइट ही दिखेगी, फिर कुछ ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। और जब कोई भी लाइट नहीं होती तो वो पिच ब्लैक हो जाता है, कुछ नहीं होता। दैट इज़ वो सेम फंडा यूनिवर्स का है कि यूनिवर्स पूरा ब्लैक है, कुछ नहीं है। जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही वहाँ ब्लैक है, जहाँ लाइट पहुँच रही है वहाँ लाइट के उतने पार्टिकल्स हैं। सन यहाँ लाइट दे रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे सन का भी टोन है, शाम की टोन, सुबह की टोन, दिन की टोन, ये आप सब गूगल पे पढ़ सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में। तो ये फिजिक्स बोलती है कि जब किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट पे, मैं भी मेटल की बात करता हूँ क्योंकि मोस्टली गेम आइटम्स के अंदर मेटलिक काम बहुत ज़्यादा होता है। मेटल का ऑब्जेक्ट्स, मेटल पे टेक्सचरिंग का क्वालिटी हम दिखाते हैं, पोर्टफोलियो मेटल पे काम करते हैं, क्योंकि हम कॉन्क्रीट्स या प्लास्टिक को इतना प्रेफरेंस देते भी नहीं, और उसमें काम करना टफ है, लेकिन हम प्रेफरेंस देते नहीं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है। तो मेटल की बात करते हैं, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग मेटल में क्या है कि जब भी लाइट हिट करती है मेटल को, तो फिजिक्स बोलता है कि मेटल का जो कलर है, जो डिफ़ॉल्ट नेचर कलर है, वो ब्लैक होता है, लेकिन हमें नहीं दिखता। जैसे मैंने एक सपोज करो गोल्ड की रिंग ले लिया, कॉपर का कुछ सामान ले लिया या ब्रास का ले लिया, तो ब्रास का कलर ब्रास वाला दिखता है, कॉपर का कलर कॉपर कलर दिखता है, गोल्ड का कलर गोल्डन दिखेगा, सिल्वर का सिल्वर दिखेगा, मेटल का ब्लूइश सा दिखता है, डार्क ब्लूइश सा। तो हम सोचते हैं कि ये इस मेटल का कलर है, लेकिन फिजिक्स फिजिक्स बोलती है ये मेटल का कलर नहीं है, मेटल तो आपका ब्लैक है।
मेटल तो भगवान ने ब्लैक ही बनाया है, ये इसकी स्पेक वैल्यू है। मतलब कि लाइट लेने के बाद जो वेवलेंथ इस पर हिट करेंगी, वो वेवलेंथ कितनी रिवर्ट बैक करेगी और कितना कंज्यूम करेगी, और जिस जिस वेवलेंथ ने रिवर्ट बैक किया उसमें कौन कौन सा मिक्स हुआ, तो वही आपका स्पेक बनता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको पेंटर के अंदर करके दिखाऊंगा प्रॉपर, मेटल रफनेस के अंदर और आपके स्पेक ग्लॉस के अंदर, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ये फिजिकल बेस्ड है, इन्होंने भी ऐसे ही काम किया है। और आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो एल्गोरिथमिक की साइट पे इनकी एक मैगजीन लॉन्च हुई थी आई थिंक 2018 में मई में। उसके बाद अभी कोई लॉन्च नहीं हुआ है। वो लास्ट मैगजीन थी इनकी पीवीआर थ्योरी पे, जब भी पीवीआर थ्योरी पे काफ़ी वर्कआउट कर रहे थे। इसमें स्पेक ग्लॉस मेटल रफनेस को तकरीबन 40-45 पेज की एक मैगजीन है, पेजेस की, उसमें पूरा डिटेल में समझाया है। और साइंटिफिकली जाएंगे कि उसके फॉर्मूलाज वगैरह, सपोज आप कोडर हैं, तो कोडर इससे आगे लेवल पे काम करता है, वो मैथमेटिकल फंक्शंस पे काम करता है। उसमें कुछ फंक्शंस का डिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन अगर आपको फंक्शंस के बारे में और सीखना है कि मैथमेटिकल फंक्शंस क्या है, कल को मेसी पे शेडर अपना शेडर लिखना है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। विकीपीडिया पे नॉलेज काफ़ी है, लेकिन वीडियो बना देंगे अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो आर्टिस्टिकल की बात करते हैं। मैंने एक स्फीयर लिया है और एक प्लेन लिया है। मैंने मेटल रफनेस की फिलोसफी को फॉलो किया, इससे मैं स्टार्टिंग में देखा था, आपने टेम्पलेट यूज़ किया है। तो जब मैं बेस कलर लिया, एक लेयर है सिंगल, मैं इससे अलग मैं इस लेयर को यूज़ नहीं करता, मैं जस्ट एक फिल लेयर यूज़ करता हूँ। अगर मेरे हिसाब से, मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ उन सबको पेंटर की बेसिक नॉलेज है, मतलब उनको टूल टिप्स पता है। अगर उनको पेंटर के टूल टिप्स नहीं पता है जो मैं करने जा रहा हूँ, तो कोई नहीं, अभी आप अपनी नॉलेज गेन के लिए वीडियो देखें, और नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो देखें तो, या जो कोई डाउट हो पेंटर का, कुछ बेसिक से पूछना हो तो मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, टॉपिक से बताएं मुझे। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक स्फीयर लिया और एक प्लेन लिया, और मैंने जस्ट एक कॉमन फिल लेयर लिया है। फिल लेयर का मोटिव ये है कि इसके इसमें कलर फिल है। अगर मैं फिल लेयर में, मैं अभी हाइट चैनल को बंद कर दे रहा हूँ और नॉर्मल चैनल बंद। अगर आपको नहीं पता है व्हाट आर दीज चैनल्स, अगर आप थोड़े बेसिक लेवल पे हैं, अभी कहीं जॉब नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशन में हाई लेवल नहीं पहुंचा आपका, क्योंकि ये चीज़ें इंस्टीट्यूशन की ही हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूशन इन सब चीज़ों को आपको नहीं सिखा रहा है, मैं आपको बोलता हूँ आपका इंस्टीट्यूशन बेकार है, लिटरली बोल रहा हूँ, आपका इंस्टीट्यूशन एक नंबर का थर्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, अगर आपको इन चीज़ की नॉलेज नहीं दे रहा है। क्योंकि ये हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर 3 महीने के अंदर ही दे देते हैं। जब हम 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री कराते हैं बच्चे को सिर्फ और सिर्फ गेम डिज़ाइन में, तो ये 3 महीने के अंदर ही चीज़ आ जाती हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ बचा है यार, बहुत कुछ है। यही इंडस्ट्री का रीज़न है जॉब नहीं मिलती है। नहीं तो लॉकडाउन चल रहा है, जॉब की रिक्वायरमेंट इतनी है, मेरे पास इतने मेल्स मैसेज आ रहे हैं, कंपनीज़ को इतनी रिक्वायरमेंट इस टाइम पे है कि लॉकडाउन खुलने से पहले पोजीशंस को फिल कर दें वो। तो हमारी इंडस्ट्री में लॉकडाउन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ना पड़ने वाला। इंटरनेट बंद होगा तो हमारा इम्पैक्ट है, नहीं तो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप करो काम, घर से भी करोगे, लाइफ टाइम भी करोगे। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। मैंने इसको लिया हाइट, नॉर्मल चैनल बंद कर दिए, चैनल की बात कभी बाद में करेंगे अगर डाउट होगा आपको। मैंने कलर लिया और मैंने कलर को जस्ट चूज़ कर दिया, जैसे फोटोशॉप में हम कलर चूज़ करते हैं। मैंने रेड कलर ले लिया। मैंने रेड इसलिए लिया क्योंकि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये थोड़ा ब्लूइश ले लिया, ऐसा कुछ, कुछ भी कलर, A to Z कुछ भी ले सकते हैं। इवन वाइट चूज़ कर लिया दिखाने के लिए। अब इसमें देख लिए 2 चैनल्स हैं, रफ एंड मेटल। मैं रफ एंड मेटल पे जाता हूँ। इसमें मेटल का बोलने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये ब्लैक कलर है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये ब्लैक है और ये वाइट है, यानी कि जब मैंने ब्लैक कलर कर दिया तो ये जो मेटल है ब्लैक है, यानी कि नॉन मेटलिक ऑब्जेक्ट है, ये मेटल नहीं है। पेंटर को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई ये मेटल नहीं है। और जब मैंने इसको पूरा वाइट कर दिया तो मैंने पेंटर को बोल दिया भाई ये मेटल है। तो आपने देखा जैसे मैंने इसको मेटल किया तो इसी कलर पे, इसी के बेस कलर पे, वाइट पे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया और इसने मेटलिक फील दिया आपको। इसने मेटल फील दिया, जबकि यहाँ मेटलिक फील नहीं था इस बॉल के अंदर। यहाँ ग्लॉसी फील, एक रफनेस थी इसके अंदर, मतलब एक मैट टाइप का फील था। कि नॉन मेटल था, प्लास्टिक बोल सकते हो आप इसको, कॉन्क्रीट बना सकते हो उसको आपको, या थोड़ी सी पॉलिश प्लास्टिक है क्योंकि रफनेस वैल्यू थोड़ी है इसकी, तो आप इस तरह का फील था। लेकिन जैसे मेटल में मैंने इसको फुल मेटलिक बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया मेटलिक है ये ऑब्जेक्ट, ये भाई मेटल है, इसको मेटल की तरह ट्रीट कर, तो उसने बेस कलर पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मेटल रफनेस के अंदर एक प्रॉपर्टी खास होती है। अब जब आप ये बेस कलर चूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इसका कलर नहीं बदल रहे। हम सोचेंगे, सभी यही सोचते हैं, यही फिजिक्स की थ्योरी है जो आपको पढ़नी होती है बैक एंड पे बुक्स में, कि जो मैं अब ये चीज़ कलर चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसको रेड कर दिया या मैंने इसको ब्लू कर दिया या मैंने इसको ये कर, जो भी कलर है मजेंडा टाइप में, सायन टाइप में, कोई भी कलर चेंज किया, तो जो ये कलर वैल्यू है ये इसकी स्पेक्युलर वैल्यू है। ब्लैक तो वो ऑटोमेटिक पुट कर चुका है, पेंटर ने अपने बैकएंड में ब्लैक कलर इसको डाल दिया है कि ये ब्लैक है। जैसे इस बंदे ने इसको मेटल बोला, इट मीन्स दैट इज ब्लैक, मैंने इसको ब्लैक डाल दिया है। अब जो ये कलर बेस कलर में डाल रहा है दैट इज स्पेक वैल्यू, कि इस वेवलेंथ कौन सी लाइट की हिट होकर कितनी बैक करेगी। ये है, ये तो मुझे बता रहा है कि इस पर ज़्यादा वेवलेंथ कौन सी है। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि जो मेरा मेटल है उसमें थोड़ी सी वेवलेंथ ब्लूइश डार्क टोन की है, तो मेरी वेवलेंथ कुछ ऐसी है। या अगर मैं क्रोम की बात करूँ, क्रोम बना रहे हैं तो ये क्रोम की वेवलेंथ ऐसी कुछ है सपोज। तो ये बोल रहा है। इसके बाद अगर रफनेस की बात करें तो बोल रहा है कि जो ये मेटल है, रफनेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दूँ, एक मैं ऑन करके दिखाता हूँ, रफनेस होती क्या चीज़ है।
कोई भी जब सरफेस होती है, कोई भी सरफेस, कितनी भी चिकनी सरफेस हो, इवन आपका ग्लास भी हो जिसमें आप चेहरे मिरर में आप अपना फेस देखते हैं, वो सबसे स्मूथली सरफेस मानी जाती है फिजिक्स के अंदर। लेकिन आप उसको छोड़ के सब बात करें, कुछ भी प्लास्टिक करें, मेटल करें, वुड करें, टेबल करें, अपनी कुछ भी बात करें, कोई भी सरफेस हो, उन सरफेस में वो एटम से मिलकर बनती हैं, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो उनमें प्लेनर सरफेसेस होती हैं। लाइक अगर एक मेरी वुड की टेबल ये है, तो रियल में ये वुड की टेबल ऐसे नहीं होगी। वो कैसे होगी वुड की टेबल, यानी कि यहाँ से अगर शो है तो इसमें कुछ एंगल्स बन रहे हैं प्लेनर, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े। अगर मैं इसको जूम करके बताऊँ आपको तो मतलब ऐसे 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 ये एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन जब ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं तो ये वो टेबल हमें स्ट्रेट दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइट हिट करती है, लाइट ने यहाँ हिट किया तो बाउंस बैक किया ऐसे, ये बाउंस बैक करके चली गई। लाइट ने सेकंड टाइम यहाँ हिट किया तो इसने बाउंस बैक किया ऐसे। लाइट ने जब यहाँ हिट किया तो बाउंस बैक ऐसे किया। आप देख रहे हैं लाइट जैसे जैसे एंगल से हिट करेगी, यहाँ हिट किया तो लाइट ऐसे किया। तो सारे एंगल्स डिस्ट्रैक्ट होंगे, सेम एंगल पे नहीं होंगे। लाइट ने अगर इस यहाँ हिट किया, ऐसे बाउंस बैक किया, यहाँ से हिट किया तो ऐसे बाउंस बैक किया। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी रफनेस वैल्यू है, इसमें कितना सरफेसेस में डिस्टोर्शन है, जिसकी वजह से लाइट उसको कितना कितना हटाएगी। और जितना लाइट उसको वहाँ से क्लियर करेगी, जितना लाइट उसमें ये एक मिनट यार इसको, हाँ हो गया। जितना लाइट इसको ये सरफेस में डिस्टोर्शन में चेंजेस देगी, उतनी इसकी रेफरेंस वैल्यू कम होगी, इतना उतना इसमें ये ग्लोसीनेस कम बनेगी, यानी ये ऑब्जेक्ट उतना कम चमकेगा। लोकल लैंग्वेज में एसेट उतना कम चमकेगा। तो ये रफनेस का मतलब क्या है कि जब मैं वाइट पे रेफरेंस लेके जा रहा हूँ, वाइट पे, इट मीन्स इस प्लेनर में डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत डिस्टोर्टेड है। मतलब जैसे कि कंक्रीट की सरफेस है या वुड है या फिर सड़क है आपकी, उससे भी ज़्यादा डिस्टोर्टेड है। तो लाइट है ना अंदर, हर एंगल से बाउंस हो रही है, एक्जैक्टली एंगल में नहीं जा रही। तो नहीं जाने से वो एक आपको स्पेकुलर फील नहीं दे पा रही, चमक नहीं रही। रीज़न क्यों? क्योंकि चमकती चीज़ तब है जब सारी की सारी वेवलेंथ एक ही डायरेक्शन में हिट करती हैं, लेकिन अभी डायरेक्शन सारी अलग हैं। और जब रेफरेंस में जीरो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ग्लास है भाई, वो सबसे स्मूथली सरफेस्ड है, वो इससे स्मूथ कुछ नहीं है। आपकी सारी वेवलेंथ, सारी रेस, स्पेक्ट्रम की सारी रेस एक ही डायरेक्शन में हिट हुई और रिवर्ट बैक ही एक ही डायरेक्शन से हुई, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। सो दैट इज रेफरेंस। और मेटेलिक आपका वो था कि क्या ये मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है, तो मैंने मेटल दिया, मेटेलिक हो गया। और जब मैंने कहा मेटेलिक नहीं है तो अभी ग्लोसी फील दे रहा है, आपका प्लास्टिक की फील, मतलब रफनेस तो नहीं है, बहुत चिकना प्लास्टिक है। जो आपको, अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाऊँ उस प्लास्टिक का, थोड़ा सा येलोइश ऐसे कुछ, तो आपको नज़र आएगा कि है तो प्लास्टिक कि हिट हो रही हैं लेकिन वापस जा रही हैं, उसकी वेवलेंथ सब वापस जा रही हैं, लेकिन प्लास्टिक में, क्योंकि मेटल नहीं है। लेकिन अगर ये मेटल होता तो प्रॉपर्टीज मेटल होती। तो इसका मतलब पहले इसका बेस कलर ब्लैक कर, और जो कलर मैंने बेस में दिया है उसको स्पेक ट्रीट कर, तो उसको मेटल बना, तो मेटल बना। आई होप गाइज ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। उसका रीज़न ये है, इस वीडियो को देखें, बोर ना हो, इसको एक्सपेरिमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा स्पेक ग्लोस की, कि स्पेकुलर एंड ग्लोस कैसे काम करता है। उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आपको कि इन्हीं सर्फेसेस को फोटोशॉप में कैसे बनाएंगे आप। यही सर्फेसेस मैं वहाँ से मैप बना के लाऊंगा, रिजल्ट सेम ये देगा, और फिर डिफरेंस। उसके बाद जब आप टेक्सचरिंग करेंगे, आपकी इन 3 वीडियोस के बाद ही टेक्सचरिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने इस लेवल से टेक्सचरिंग कभी सीखी है कि नहीं सीखी है। क्या मेरी वीडियो आपके लिए वर्दी थी? आपको लगा कि हाँ मैंने आपको बहुत सही नॉलेज दी है? और 3 वीडियोस देखने के बाद क्या आपको रियली में लगा कि आपकी टेक्सचरिंग स्किल्स में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है जस्ट इन 3 वीडियोस से? तो आप सोचिए, जब 8-8 घंटे आप सीखेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे। एंड आई होप यू गाइस, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जितने आपके फ्रेंड्स हैं शेयर करें, उनको भी सीखने को मिलेगा। और कम से कम मुझे इस बहाने आपकी सपोर्ट मिलेगी कि हाँ मेरा चैनल भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, और मैं फिर वीडियो पे फोकस कर पाऊंगा। वरना मेरा, इसलिए मैंने बोला आप टॉपिक्स थे, मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।